गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू सिद्धियत ग्रुप ऑफ एजुकेशन। और मैं हूं सिद्धार्थ दा, आप लोग के साथ फिर से जुड़ रहा हूं आज बहुत दिनों के बाद। एक्चुअली मुझे बीच में टाइम नहीं मिल पाया था, तो मैं आप लोगों के साथ नहीं जुड़ पाया था। तो हम लोग इवोल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे थे, उस पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो हम लोग बहुत सारा टॉपिक कवर भी कर चुके हैं। तो अब हम लोग आज डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, जिसमें हम लोग थ्योरेटिकल पोर्शन का बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इवोल्यूशन का मतलब होता है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इन द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ। और हम लोग इवोल्यूशन चैप्टर में इन टॉपिकों को डिस्कस कर चुका है, जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं। प्रिमिटिव अर्थ एंड बिग बैंग थ्योरी, थ्योरी ऑफ Permia and spontaneous generation, Louis Pasteur experiment, Operon and Halden theory, Miller-Urey experiment, origin of first replicate molecule that is RNA, conventional religious theory, Charles Darwin and his chief HMS Bangle, हैकेल थ्योरी, होमोलोगस, एनालोगस, वेस्टिजल ऑर्गन क्या हो तो वो भी हम लोग जान चुके हैं। एडेप्टिव रेडिएशन और नेचुरल सिलेक्शन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग इवोल्यूशन के और भी बहुत सारे टॉपिक्स है जिनको हम लोग आज ओवरव्यू देखेंगे। थोड़ा सा ऊपर ऊपर से हम लोग जानेंगे कि इन टॉपिक पे क्या होता है, क्योंकि ये हम लोग अभी जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ये हम लोग अभी बेसिकली ओवरव्यू ही देख रहे हैं, क्योंकि ये एक टॉपिक का अगर हम लोग डिस्कस करना शुरू करेंगे या एक टॉपिक पे एक एक लेक्चर बन सकता है। तो इसलिए अभी हम लोग बस इवोल्यूशन को ओवरव्यू देख रहे हैं, और आई होप 11-12 के लिए इतना ही काफी है। जब हम लोग CSIR का अलग से प्रिपरेशन करेंगे, या जब हम लोग बीटेक लेवल पे, या जब हम लोग सिंगल सिंगल टॉपिक को डिस्कस करेंगे, तब हम लोग एक एक टॉपिक पे एक एक लेक्चर लेके आएंगे। अभी हम लोग बस ओवरव्यू देखते हैं, हर टॉपिक को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा समझते हैं कि इन टॉपिक्स में क्या होता है क्या नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला आज का क्लास भी। मैंने अच्छे अच्छे स्लाइड्स लगा रखे हैं। आज हम लोग जानेंगे बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, हेनरी विनबर्ग प्रिंसिपल, लैंडमार्क थ्योरी, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन माइग्रेशन, फाउंडर इफेक्ट एंड बोटलनेक इफेक्ट, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। आज हम लोग इन सब के बारे में बात करेंगे। तो आप हम लोग के साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए। कभी भी किसी भी टॉपिक पे डाउट हो तो आप मुझे उसी वक्त नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम लोग उस टॉपिक को और भी ज्यादा क्लियर करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, एक एक टॉपिक देखते हैं। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, evolution by natural selection in a true sense would have started when cellular form of life with difference in metabolic capability originated on Earth. The essence of Darwin theory about evolution is natural selection. The rate of appearance of new form is linked to the life cycle or the lifespan. Microbes that divide first have the ability to multiply and become million of individual within hours. इन्होंने जो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन का जो थ्योरी अभी हम लोग पढ़ा, उसको हम लोग एक बहुत ही शानदार एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। जब वर्ल्ड वॉर हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 से पहले एक बहुत ही उसी वक्त एक बहुत ही शानदार मेडिसिन आया था जिसको आप सब जानते हैं, पेनिसिलिन। अब हम लोग पेनिसिलिन का बात करते हैं। यहाँ जो आप देख रहे हैं फर्स्ट जनरेशन में जो बैक्टीरिया देख रहे हैं, ये काफी सारे बैक्टीरिया हैं। ये सारे बैक्टीरिया में जब हम लोग पेनिसिलिन दे रहे हैं, पहले बैक्टीरिया नॉर्मल है, काफी ज्यादा ग्रोथ कर रहा है बैक्टीरिया। जब हम लोग बैक्टीरिया के ऊपर पेनिसिलिन दे रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे रेड कलर में, इसमें हम लोग पेनिसिलिन रेजिस्टेंस दिया हुआ है। यहाँ हम लोग पेनिसिलिन दिया हुआ है, पेनिसिलिन रेजिस्टेंस दिए। तो नॉर्मल और म्यूटेशन बैक्टीरिया, म्यूटेंट बैक्टीरिया हैप्पीली लिविंग इन द एनवायरनमेंट, सब फिर भी हैप्पीली लाइफ कर रहा है। लेकिन कुछ टाइम के बाद कुछ बैक्टीरिया ने उस पेनिसिलिन को अपने बॉडी में रेजिस्टेंस कर लिया, और जब उनका सेकंड जनरेशन आया तो वो तो लाइफ कर गए, और जब उनका नेक्स्ट जनरेशन आया
तो वो पेनिसिलिन ऑलरेडी उसके बॉडी में है, और जब वो दूसरा जनरेशन आया तो सारे जनरेशन में जितने भी बैक्टीरिया आए सारे पेनिसिलिन रेजिस्टेंस है, जिसके वजह ये हुआ कि मतलब नेचर खुद सिलेक्ट कर रहा है। पहले बैक्टीरिया नॉर्मल ग्रो कर रहा था, उसमें पेनिसिलिन का कोई इफेक्ट नहीं था। जब हम बैक्टीरिया के ऊपर पेनिसिलिन दिए तो कुछ बैक्टीरिया मर गए, सरवाइव नहीं कर पाए, और कुछ बैक्टीरिया पेनिसिलिन देने के बावजूद भी वो जिंदा रहे, मतलब उनके बॉडी में सर्वाइवल कैपेसिटी ज्यादा है और वो पेनिसिलिन से लड़कर भी वो सर्वाइव किए। और जो बैक्टीरिया पेनिसिलिन के साथ सर्वाइव करके लड़ गए और फिर भी जिंदा रहे, उनका जब नेक्स्ट जनरेशन आया वो सारे पेनिसिलिन रेजिस्टेंस बैक्टीरिया ही आए, उन पे पेनिसिलिन का कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो यही चीज उन्होंने इस ब्यूटीफुल डायग्राम में समझाया गया है। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, ए कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया ग्रोइंग ऑन ए given medium has built-in variation in term of ability to utilize a feed component. A change in the medium composition would bring out only the part of the population say B that can survive under the new condition. न्यू कंडीशन में भी वो सरवाइव करने लग गए, मतलब उन्हें कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ पेनिसिलिन का। और ये कब की बात है? वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त पेनिसिलिन जब डिस्कवर हुआ था। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात यहाँ पे लिखी हुई है, बिकॉज रिप्रोडक्शन टाइम इज 16 मिनट। इसका मतलब ये होता है कि जैसे ये एक बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया को एक से दूसरा बैक्टीरिया बनाने में, रिप्रोड्यूस करने में 16 मिनट का टाइम लगता है। दैट मीन्स ये हुआ कि एक बैक्टीरिया अगर 16 मिनट में टाइम मतलब दूसरा रिप्रोड्यूस कर रहा है, मतलब उसका रिप्रोडक्शन साइकिल बहुत कम है। दैट मीन्स वो 24 आवर में कितने सारे वो बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर चुके होंगे। दैट मीन्स अगला 16 मिनट में ये भी आ रहा है, नेक्स्ट 16 मिनट में ये प्रोड्यूस कर रहा है। अब जब तक ये आएगा तब तक ये दूसरा बना चुके होंगे, इसका तीसरा आ चुका होगा, उसी तरह सारे का अपना अपना। तो आप सोच सकते हैं कि उनके एक दिन में वो कितने ज्यादा जनरेशन बना रहे हैं। दैट मीन्स उसका जनरेशन कैपेसिटी ज्यादा है, मतलब वो ज्यादा फिटनेस एनिमल है, ज्यादा फिटनेस में काउंट आता है, ज्यादा फिटनेस ऑर्गेनिज्म है। ये हम लोग लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। जिसका रिप्रोड्यूस साइकिल ज्यादा होता है, जो ज्यादा रिप्रोडक्टिव कर सकता है, उससे हम लोग ज्यादा फिट ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो ये एक फिट ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल है। तो जब उसका जनरेशन बहुत ज्यादा आ रहा है, दैट मीन्स उसमें वेरिएशन आएगा, क्योंकि जब उनका, ये भी हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे कि जब किसी ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा अमाउंट में रिप्रोड्यूस करते हैं, बहुत ज्यादा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, तो उनके काफी सारे पॉपुलेशन में ज्यादा आ जाता है और उनका रिसोर्सेस, उनका रहने का जगह, सारे में उनमें लड़ाई होता है, सर्वाइव करने में उनको सर्वाइवल लड़ना पड़ता है। उसके बाद जो जिंदा रहता है तो उसे वो रेजिस्टेंस कहते हैं। तो ये चीज बहुत ही ब्यूटीफुल फिगर आप देख रहे हैं स्लाइड में। इन ड्यू course of the time this variant population outgrow that other hand appear as new species. This would happen within day. For the same time to happen in a fish and fowl would take millions of years as lifespan these animals are in years. Here we say that fitness of B is better than that under the new condition new select of for fitness. जो चीज मैंने अभी बताया, यही चीज यहाँ पे वर्ड्स में लिखी हुई है। ये मैंने इसलिए लिख रखा है, अगर आप 11-12 में भी पढ़ रहे हैं, अगर आप 11 में आप हैं तो या 12 में है तो आपको ये नोट्स का भी काम आ जाएगा। आप इसको एग्जाम में भी लिख के आ सकते हैं पॉइंट वाइज। अगर आप एग्जाम में पॉइंट वाइज लिखते हैं तो इसमें आपका नंबर ज्यादा आने का चांस रहता है, तो इसलिए कोशिश कीजिएगा हमेशा एग्जाम में पॉइंट वाइज लिखने का ही। जैसे मैंने अभी आपको पॉइंट दे रखा है, आप चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। नेचुरल सिलेक्शन का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हम लोग लास्ट टू लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। उसमें हम लोग क्या देखे थे? उसमें हम लोग ये देखे थे नेचुरल सिलेक्शन में कि एक बहुत ही अच्छा कहानी भी था उसमें कि आइस था और वहां पे दो तरह का रैबिट होते थे, ब्राउन और व्हाइट कलर का। तो जो व्हाइट रैबिट थे वो आइस में छुप जाते थे, जिसके कारण उसे कोई हंट नहीं कर पाता था, और जो ब्राउन रैबिट था उसे आइस में अच्छा से देख पाते थे, जिसके कारण उसे चील या बाज उसे आके खा जाते थे, ईगल उसे खा
जाते थे, जिसके कारण उनका पॉपुलेशन डिक्रीज हो गया था ब्राउन वाले का, और व्हाइट वाले का पॉपुलेशन बढ़ गया था। सेम कंडीशन यहाँ पर है, जस्ट उसका वाइस वर्सा है। ये नेचुरल जहाँ सोइल में वो जहाँ रहते हैं वहां पर भी दो तरह का रैबिट्स होते हैं, ब्राउन और व्हाइट कलर का। तो जहां पर क्या होता था, जो सोइल के साथ ब्राउन रैबिट छुप जाते थे, उनको नजर नहीं आते थे, इसलिए वहाँ ब्राउन कलर का रैबिट का पॉपुलेशन ज्यादा हो गया था, और वहाँ जो व्हाइट कलर का रैबिट था वो ब्राउन सोइल में साफ नजर आता था, जिसके कारण उसको सबको खा गया था। तो ये सेम चीज है, आप यहाँ पे जैसे देख रहे होंगे कि यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर 2 रैबिट्स हैं, यहाँ पर भी 1 और 2 रैबिट्स, दोनों का पॉपुलेशन इक्वल है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि दोनों का पॉपुलेशन में इसमें यहाँ पर 3 हो गया है, और यहाँ पर इनके 4 है। और इसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वो एक ही रैबिट बच्चे पॉपुलेशन में, और इनमें काफी सारे रैबिट है, क्योंकि ये सांप नजर आ रहा था तो इन्होंने इसे हंट कर लिया, व्हाइट रैबिट को खा गया। जिसके कारण जब लास्ट में जब हम देखें तो व्हाइट रैबिट का पॉपुलेशन 0 हो गया, और इनके पॉपुलेशन काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है। यहाँ पर काफी ज्यादा इनका जीन पूल हो गया है। तो आप यहीं पर ये नेचुरल सिलेक्शन का आप देख ही लिए, क्योंकि हम लोग अभी नेक्स्ट इसी स्लाइड में हम लोग आगे स्लाइड में डिस्कस करने वाले थे नेचुरल सिलेक्शन, जिसमें एक साथ आएंगे जीन फ्लो, जीन माइग्रेशन। तो इसलिए मैंने आपको नेचुरल सिलेक्शन का दोबारा एक स्लाइड्स में लगा दिया था। आगे बढ़ते हैं। Branching descent and natural selection are the two key concepts of Darwinism theory of evolution. Even before theory, एक बहुत ही फ्रेंच नेचुरलिस्ट थे, लैंडमार्क has said the evolution of life form has occurred but driving by use of organ. उन्होंने ये कहा कि जो भी कैरेक्टर होता है ना, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरी होता है। बिल्कुल सही बात है ये, लेकिन उन्होंने ये कहना भूल गए थे कि ये कैरेक्टर कैसे कैरी होता है, कौन सा सेल कहाँ कैरी करता है। उन्होंने ये कहा कि अगर किसी का फादर क्रिकेट खेलने में अच्छे हैं तो उनके जो सॉन है, उनके जो बेबी होंगे, वो भी क्रिकेट खेलने में एक्सपर्ट होंगे। अगर कोई मैथ अच्छा सॉल्व कर रहा है तो उसका जो बेबी होगा, वो उसका जो सॉन या डॉटर होगा, वो मैथ बहुत ही अच्छे सॉल्व करेंगे। तो ये बात तो ठीक है, लेकिन क्या ये कब, ये कैसे हो सकता है? तो वहां पर उन्होंने एक ये बात बताना भूल गए थे कि ये कैरेक्टर तभी कैरी हो सकता है जब ये कैरेक्टर उस ऑर्गेनिज्म का जर्म सेल में अवेलेबल हो, दैट मींस गैमेट में। थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, इससे हम लोग बोलते हैं थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। ये कैरेक्टर तभी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा सकता है जब वो सेक्स सेल में या एक्स वाई सेल में या जर्म सेल में या गैमेट में हो। अगर वो सेल वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहा है, तभी वो, अगर उसके फादर क्रिकेट खेलने में एक्सपर्ट है, तो उनके जो ऑर्गेनिज्म नेक्स्ट जनरेशन आएंगे वो भी क्रिकेट खेलने में एक्सपर्ट होंगे, लेकिन ये तब जब वो जर्म सेल में हो। तो ये बहुत ही एक अच्छा थ्योरी लैंडमार्क ने दिया था। उन्होंने ये भी कहा था, he gave the example of giraffe who is an attempt to forget live on tall trees have to adapt by elongation of their necks. उन्होंने एक बहुत ही अच्छा शानदार एग्जाम्पल भी दिए थे कि एक अफ्रीका, सबसे पहले जहां पर ये पाया जाता था जिराफ, वो अफ्रीका में पाया जाता था। वहां पर एक्चुअली उस वक्त क्या हुआ था, जहां पर अफ्रीका में काफी कम पेड़ पौधा बचे थे, और जो भी पेड़ पौधे थे उनके हाइट काफी ज्यादा थे। तो जो छोटे छोटे जो जिराफ्स होते थे, उनको खाना नहीं मिल पाता था जमीन में, तो वो क्या करते थे, उनको खाना तो खाना है, उनको रिसोर्सेज तो लेना ही है, वरना वो जिंदा कहां से रहेंगे, वो सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, सारे जिराफ एक टाइम के बाद गर्दन को उठा उठा के, मतलब काफी ऊपर हुआ करते थे पेड़ के पत्ते, तो वो अपना गर्दन को उठा के खाना खाना चाहते थे। तो ऐसा जब ये कंटिन्यू काफी सालों तक, लंबे समय तक चलता रहा, तो एक एडेप्टेशन हो गया कि धीरे 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 उसके गर्दन काफी बड़ा होते गए, और आज उनके काफी ज्यादा जब उनके गर्दन स्ट्रेच हो गए, तो और वो गैमेट सेल में आ गए वो चीज, और जब उनका जो नेक्स्ट जनरेशन आया, तब से वो जिराफ का लेग जो नेक होता है वो हमेशा ऊपर ही होते हैं, काफी लंबे होते हैं, ताकि वो खाना खाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये लैंडमार्क का एक बेस्ट एग्जांपल है, और ये लैंडमार्क का थ्योरी भी है जिसमें वेरिएशन इज एक्वायर्ड है। इज इवोल्यूशन ए प्रोसेस और द रिजल्ट ऑफ प्रोसेस? इवोल्यूशन खुद एक प्रक्रिया है या
उस प्रक्रिया का परिणाम है। क्या है इवोल्यूशन? क्या है इवोल्यूशन? खुद प्रक्रिया है या प्रक्रिया का परिणाम है? देखते हैं। द वर्ल्ड वी सी inanimate and animate is only the success story of evolution. When we described the story of this world, we describe evolution as a process. On the other hand, when we describe the story of life on Earth, we treat evolution as a consequence of the process called natural selection. We are still not very clear whether to regard evolution and natural selection as process or end result of unknown process. It is possible that the work of Thomas Malthus on population influenced Darwin. Natural selection is based on certain observations which are factual. यहाँ पे जितने भी 6 पॉइंट्स लिखे हुए हैं उसको हम लोग एक एक करके देखते हैं ये क्या कहना चाहते हैं। चार्ल्स डार्विन को जो सबसे ज्यादा इंस्पायर किए दो साइंटिस्ट हैं, एक AR वेल्स जो आप यहाँ पे देख रहे हैं और दूसरा जो साइंटिस्ट है वो थॉमस रॉबर्ट माल्थus। तो ये तो हम लोग स्टडी लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, इसके बारे में लोग अच्छे से डिस्कस भी कर चुके हैं। तो थॉमस माल्थस के बारे में लोग देखते हैं थॉमस माल्थस ने क्या कहा है। उनका एक बहुत ही अच्छा उन्होंने जो थ्योरी दिया है वो पॉपुलेशन पे दिया है, एक बहुत ही अच्छा ग्राफ्स उन्होंने दिया है हम लोगों को। वो ग्राफ्स को देखते हैं। ये मान लीजिए ईस्ट है, इसमें ईस्ट भरा हुआ है, इसमें ईस्ट है। अगर हम इसमें बैक्टीरिया दे देते हैं, अगर हम इसमें बैक्टीरिया दे देते हैं ऊपर में, तो ये बैक्टीरिया का ग्रोथ होने में, उनका पॉपुलेशन इंक्रीज होने में कितना टाइम लगेगा। तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छे ग्राफ्स के थ्रू हम लोगों को समझाया है कि जब हम ईस्ट के ऊपर बैक्टीरिया देंगे तो वो कुछ समय तक वो लीनियरली इंक्रीज करेंगे पॉपुलेशन में। जब मतलब वो ईस्ट को खा रहे हैं और वो उनका पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, तो धीरे धीरे वो 0 से लेके उनका पॉपुलेशन मान लेते हैं 1000 हुआ है, लीनियर डिक्रीज कर रहा है, सॉरी इंक्रीज कर रहा है। लेकिन अचानक एक टाइम के बाद उनका जो काउंट है वो 10,000 से डायरेक्ट 1,00,000 तक पहुंच जाता है। अचानक ग्रेडियंटली इंक्रीज कर गया और उनका जो पॉपुलेशन हो गया डायरेक्ट 10,00,000 पहुंच गया। आपको मैंने पिछले स्लाइड में बताया कि एक इकोलाई बैक्टीरिया को रिप्रोड्यूस करने में 16 मिनट का टाइम लगता है। अगर वो इंक्रीज लीनियर फॉर्म में इंक्रीज कर रहा है, 10 मिनट तक वो इंक्रीज किया और 10,000 बैक्टीरिया बना लिया, तो 10,000 बैक्टीरिया 16 मिनट में वो जब नेक्स्ट पॉपुलेशन बनाएंगे तो दैट मीन्स वो कितने 10,00,000 तक वो डायरेक्ट इंक्रीज करके पॉपुलेशन इंक्रीज किए जा रहे हैं और अभी भी वो उसी फेज में इंक्रीज कर रहे हैं। तो एक टाइम के बाद वो बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट पे वो इंक्रीज कर गया और कुछ टाइम के बाद वो फिर से लीनियर फॉर्म में रह गया, स्टेशनरी फेज में आ गया और वो फिर कंटिन्यू हल्का हल्का इंक्रीज किया। लेकिन जब उनके पास रिसोर्सेस खत्म हो गया या ईस्ट खत्म हो गया है, तब बैक्टीरिया एक दूसरे को मार के खाने लगे। तो उसके बाद जो पॉपुलेशन वो एक तरह से डिक्लाइन हो गया और उनका पॉपुलेशन एक बहुत ही जल्दी में वो डिक्रीज हो गया एक फॉर्म में। इसे हम लोग डिक्लाइन फेज कह रहे हैं क्योंकि वहां पर ईस्ट खत्म हो गया, रिसोर्सेस उनके पास नहीं है, उनको सरवाइव करना है। तो एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को खाने लगे। जब एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया खाने लगे तो उनका पॉपुलेशन डिक्लाइन मतलब उनका पॉपुलेशन घट गया। घट जाने के कारण वो जो ग्राफ आया वो डिक्लाइन कर गया। तो इसको हम लोग कहते हैं, जो पहला फेज होता है उसे लैग फेज कहते हैं, सेकंड को लॉग फेज कहते हैं, स्टेशनरी फेज कहते हैं और उसके बाद हम लोग इसे डिक्लाइन फेज कहते हैं। इससे मैं इरेज कर देता हूं पूरा पेज को।
आप इस ग्राफ का स्लाइड ले लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है। आपको एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको ये ग्राफ बनाना बहुत ही जरूरी है। इस ग्राफ के बिना आपको कोई मतलब नहीं बनता है। इस साइड आपको लॉग ऑफ नंबर ऑफ बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया का क्या कितने नंबर इंक्रीज कर रहा है ये प्रोड्यूस कर रहा है, आपको दिखा रहा है यहाँ पे। देखिए कितने ज्यादा इंक्रीज कर रहा है, वो इंक्रीज फॉर्म को दिखा रहा है, और फिर डिक्रीज कर रहा है उस चीज को दिखा रहा है। और जो इस साइड जो आपको ग्राफ्स हैं वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे जो है वो टाइम है, और जो वाई एक्सिस पे दिया हुआ है वो नंबर ऑफ बैक्टीरिया है। तो आप इस ग्राफ को स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। The fact that theoretical population size will grow। अच्छा, मैंने एक बात बताना आपको भूल गया। ये ग्राफ आपको पता है, ये ग्राफ आपको जब आप बाद में फर्मेंटेशन पढ़ेंगे कभी, तो आपको सेम ग्राफ यूज होता है। ये ग्रोथ फैक्टर में भी हम लोग इसी ग्राफ्स को यूज करते हैं। अभी बहुत ही बाद में लोग पढ़ने वाले हैं, ये अभी का नहीं है। 11-12 में ये चीज शायद मेरे ख्याल से नहीं है। जब लोग फर्मेंटेशन पढ़ेंगे कभी, बहुत ही अभी टाइम है हम लोग के पास, तो फर्मेंटेशन में भी ये ग्राफ्स आपको यूज होता है। तो इसलिए ग्राफ आप लोग ध्यान में रखिएगा हमेशा के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं। The fact that theoretical population size will grow exponential if everybody reproduce maximum, this fact can be seen in growing bacterial population, and the fact population size reality are limited means that there have been competition for resources। मैंने आपको ही बात बताया ना कि जब ईस्ट खत्म हो जाता है और सारे बैक्टीरिया रिसोर्सेज के लिए लड़ाई कर रहे हैं, तो एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को खा जा रहे हैं, तो उनका डिक्लाइन हो गया। तो ये चीज कह रहा है कि जब उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेस हो तब एक दूसरे में रिसोर्सेस के लिए कंपटीशन होता है। ओनली सम सर्वाइव एंड ग्रीड एट द कॉस्ट ऑफ अदर कुड नॉट द नोवेल्टी एंड ब्रिलियंट डार्विन। ये चीज कह रहा है, जो चीज मैंने अभी आपको बताया और ये सेंटेंस में लिखी हुई है। उसके बाद आते हैं हम लोग हुडो डी वेरिस, ये भी एक बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट हैं। उन्होंने सबसे पहले कहा कि जो म्यूटेशन होता है वो सिंगल स्टेप प्रोसेस होता है। अच्छा, आप लोगों को पता है कि ये म्यूटेशन और इवोल्यूशन में डिफरेंट क्या है? म्यूटेशन और इवोल्यूशन दोनों सेम चीज है, बस फर्क इतना है तो जो म्यूटेशन होता है ना वो नॉन डायरेक्शनल होता है, वो रेट्रोग्रेसिव होता है और लिथल होता है। मतलब जो म्यूटेशन होता है वो हम लोग को बैकवर्ड, यानी जो हमको पीछे की ओर ढकेलता है, जैसे कि आपका सिंग निकल आएगा, आपका पूंछ निकल आएगा। दैट मीन्स म्यूटेशन, मतलब वो आप अनवांटेड कैरेक्टर को ग्रो करता है, वो हमेशा गलत होता है, वो हम लोग को कोई फायदा नहीं पहुंचाता, वो नॉन डायरेक्शनल होता है। और जो इवोल्यूशन होता है वो हमेशा फॉरवर्ड होता है, आप जहां तक पहुंच चुके हैं आपको उससे एडवांस में ले जाता है हमेशा। तो जो इवोल्यूशन है वो डायरेक्शनल होता है, और जो इवोल्यूशन होता है वो नॉन लीथल होता है। लेकिन जो म्यूटेशन होता है वो लीथल होता है और नॉन डायरेक्शनल होता है। म्यूटेशन जो है रेट्रोग्रेसिव होता है, जो इवोल्यूशन है वो हमेशा फॉरवर्ड जाता है, और जो म्यूटेशन है वो हमेशा बैकवर्ड ले जाता है हम लोगों को। तो ह्यूगो डे वेरिस ने सबसे पहले ये कहा था कि कोई भी जो अनवांटेड कैरेक्टर्स हम लोग में आ रहे हैं, जैसे कि कहने का मतलब ये है कि जो कोई हम लोग फॉरवर्ड की ओर जा रहे हैं, मतलब इवोल्यूशन की ओर जा रहे हैं, तो वो एक्चुअली म्यूटेशन की वजह से हो रहा है, जो सरासर गलत है। उन्होंने एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल लिया था, ओएनोथेरा लैमार्कियाना प्लांट पे उन्होंने काम किया था, जो नॉर्मल प्लांट है, इवनिंग प्रीमियोस में वो प्लांट्स आया था। तो उन्होंने ये कहा था कि जो प्लांट्स है वहां पे सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, और उन्होंने तीन अलग अलग तरह का प्लांट देखा कि एक जो काफी लंबे हो रहे हैं, एक थोड़ा सा डार्क हो रहे हैं, और एक मिडिल हाइट के हो रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा कि ये जो प्लांट है, जो डिफरेंट प्लांट है, वो मेजोरिटी में आ रहा है, और जो मोर डिफरेंट प्लांट है, जो म्यूटेशन की वजह से हो रहा है, वो बहुत ही कम में आ रहा है। लेकिन ये जो आ रहा है क्यों आ रहा है? तो उन्होंने कहा कि म्यूटेशन की वजह से आ रहा है, जबकि वो गलत है। लेकिन वो एक्चुअली रहा है वो जंपिंग जीन के कारण, जो बाद में बरबरा एमसी ने दिया था कि ये फेनोमेना जंपिंग जीन के कारण हो रहा है। लेकिन ये लोगों को बाद में पता चला, पहले हुगो डी वेरिस ने कहा कि ये म्यूटेशन की वजह से हो रहा है, जो सरासर गलत है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि म्यूटेशन और इवोल्यूशन में फर्क क्या है। Mechanism of evolution. What is the origin of the
वेरिएशन एंड हाउ डज स्पेशंस ऑकर। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा था कि जैसे हम लोग एक म्यूटेशन जो होता है वो कभी कभी लार्ज स्टेप में भी होता है, लार्ज जिसको हम लोग सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे जो शिप्स देख रहे हैं ये दो नॉर्मल शिप्स हैं जिनके सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन ये जो आप तीसरा शिप देख रहे हैं इसके आप पैर काफी छोटे देख रहे होंगे इनके मुकाबले, तो इससे हम लोग कहते हैं एंकन शिप। इसी शिप को हम लोग कहते हैं एंकन शिप। तो ये जो फेनोमेना है कि सारे नॉर्मल है लेकिन एक जो ड्रॉप आ गया उनके जो पैर का हाइट है वो काफी कम होता है, तो इससे हम लोग कहते हैं सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। कभी कभी वो जनरलाइज्ड हो जाता है, ये कभी कभी होता है, रेयर केस में होता है, रैंडमली नहीं होता है। म्यूटेशन आर रैंडमली एंड डायरेक्शनलेस एंड विद डायरेक्शन वेरिएशंस एंड स्मॉल डायरेक्शन, ये डायरेक्शनल, ये मैंने अभी आपको बताया। ही बिलीव दैट इट इज द म्यूटेशन व्हिच कॉज रिवोल्यूशन एंड नॉट द माइनर वेरिएशन दैट डार्विन टॉक्ड अबाउट। स्टडी इज पॉपुलेशन जेनेटिक्स लेटर ब्रॉट आउटकम क्लैरिटी, ये जो मैंने अभी आपको लास्ट स्लाइड्स में बता दिया। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th century ह्यूगो डी वेरिस बेस्ड ऑन his work on evening primrose brought forth the ideas of the mutation large difference arise suddenly in the population। इस मैंने अभी आपको इसी स्लाइड में तो वही चीज बताया जो चीज यहाँ पे लिखी हुई है। एक्चुअली मैंने हर स्लाइड के बाद आपको समझाने के लिए एक स्लाइड रखा हूँ और एक स्लाइड में आपको नोट्स टाइप का बना के रखा हूँ। आप चाहे तो इन स्लाइड्सों का आप फोटो क्लिक करके रख सकते हैं, आपको एग्जाम में भी ये चीज काम आ जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं हेनरी विनबर्ग इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के लिए ये इनको हमको समझने के लिए 5 अलग अलग चीज समझना पड़ेगा। ये 5 चीज है जीन माइग्रेशन, ये जो 5 चीज है वो है जीन माइग्रेशन, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन जो आपको मैंने बता दिया, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और नेचुरल सिलेक्शन जो आपको पहले से पता है। तो ये 5 चीज अभी हम लोग करेंगे, 1 2 3 4 और 5। तो हम लोग देखते हैं ये जीन माइग्रेशन, जीन फ्लो, जीन ड्रिफ्ट होता क्या है। फिर हम लोग बात करेंगे हेनरी विनबर्ग इक्विलिब्रियम का, तो उसको हम लोग बहुत ही अच्छे से समझेंगे। जीन माइग्रेशन को हम लोग पहले समझते हैं। जैसे आप मान लीजिए ये एक कंट्री है, ये जो आप सर्कल देख रहे हैं इसको आप कंट्री ए मान लीजिए और इसे आप कंट्री बी मान लीजिए। जो कंट्री ए है वहां काफी ज्यादा वार हो रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वो कंट्री बहुत ही गरीब है। और जो कंट्री बी है वहां पर कोई वार नहीं हो रहा है। जो कंट्री बी है वहां पर कोई वार नहीं हो रहा है, वो डेवलप्ड कंट्री है, वो डेवलप्ड कंट्री है। तो क्या हुआ, कंट्री ए से जो लोग वो निकल के कंट्री बी की ओर चले जा रहे हैं। कंट्री ए से लोग निकल रहे हैं मतलब वहां का पॉपुलेशन घट रहा है। कंट्री ए से लोग निकल रहे हैं, दैट मीन्स उसे हम लोग इमिग्रेशन कहते हैं। जब किसी कंट्री से लोग दूसरे कंट्री में जाते हैं या किसी एक प्लेस को छोड़ के दूसरे प्लेस में जाते हैं, जियोग्राफिकल रीजन की बात कर रहे हैं हम लोग। जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस में लोग जाते हैं तो जहां से लोग निकल रहे हैं, एक्सिट कर रहे हैं, उसे हम लोग इमिग्रेशन कहते हैं। और जिस जियोग्राफिकल रीजन में लोग इंटर कर रहे हैं उसे हम लोग इमिग्रेशन कहते हैं। दोनों में फर्क देखिए, यहाँ पर इमिग्रेशन ई से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर इमिग्रेशन IM से स्टार्ट हो रहा है। वर्ड प्रोनाउंसिएशन लगभग दोनों का सेम है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो जहां से लोग निकल रहे हैं दैट मीन्स वहां का जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज हो रहा है, और जहां पर लोग इंटर कर रहे हैं दैट मीन्स वहां पॉपुलेशन बढ़ रहा है। लोग वहां से निकल रहे हैं मतलब उनका जीन के नंबर में कमी आ रहा है, दैट मीन्स उसका जीन पूल डिक्रीज हो रहा है। और जहां पर लोग जा रहे हैं उनका वहां का लोगों में जीन बढ़ रहा है, दैट मीन्स उसका जीन पूल जो है वो इंक्रीज कर रहा है। तो जीन माइग्रेशन का यही मतलब है। जीन माइग्रेशन 2 टाइप का होता है, एक इमिग्रेशन होता है, एक इमिग्रेशन होता है। जो इमिग्रेशन होता है वहां पर पॉपुलेशन वहां से निकल रहे हैं, उनका जीन पूल डिक्रीज हो रहा है। जो इमिग्रेशन होता है वहां पॉपुलेशन डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और वहां जीन पूल
इंक्रीज हो रहा है। तो यही फेनोमेना है। इसका जो डेफिनेशन मैं यहाँ पर ऊपर लिख रखा हूँ, व्हेन माइग्रेशन ऑफ ए सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन टू अनदर प्लेस एंड पॉपुलेशन ऑकर, जीन फ्रीक्वेंसीज चेंज इन द ओरिजिनल एज वेल एज इन द न्यू पॉपुलेशन, दैट इज कॉल्ड जीन माइग्रेशन। तो ये है जीन माइग्रेशन का डेफिनेशन। आई होप आप जीन माइग्रेशन समझ गए होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको जीन माइग्रेशन में कहां प्रॉब्लम आ रही है। नेक्स्ट टॉपिक है जीन फ्लो। जीन फ्लो और जीन माइग्रेशन लगभग सेम है, लेकिन हम लोग उसको थोड़ा सा दूसरी तरीके से समझते हैं कि माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल और मूवमेंट ऑफ गैमेट, एग्जांपल पॉलन बिटवीन पॉपुलेशंस रिजल्ट इन जीन फ्लो which can change allele frequency। हम समझते हैं इसको एक बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर के थ्रू। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत सारे डियर है और सारे ब्राउन कलर के। ये एक, इसको हम लोग वेस्टर्न डियर पॉपुलेशन को ए मान लेते हैं और ईस्टर्न डियर पॉपुलेशन को हम लोग बी मान लेते हैं। आप प्लेस ए में जितने भी डियर देख रहे हैं सारे ब्राउन कलर के, और जो पॉपुलेशन बी में है जो सारे डियर्स हैं जो ऑलरेडी पहले से हैं वो ब्लैक कलर के हैं। लेकिन और यहाँ पर है माउंटेन बैरियर, लेकिन किसी कारण से जो पॉपुलेशन जो प्लेस ए है वहां का दो ब्राउन हिरन, ब्राउन डियर जो है वो प्लेस बी में आ जाता है। मतलब दो, तो इनके जो एलील जो है वो वेरिएशन आ गया। ये एलील वेरिएंट 1 है जो आप देख रहे हैं ब्राउन कलर का, और जो दूसरा वेरिएंट है वो सारे के सारे ब्लू कलर का है, यानी ब्लैक कलर के हैं सारे पॉपुलेशन में। तो जब कोई जियोग्राफिकल ग्राफिक बैरियर को तोड़कर एक पॉपुलेशन से दूसरे पॉपुलेशन में दो एलील आ जाते हैं, इंटर कर जाते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं जीन फ्लो। मतलब एक जियोग्राफिकल रीजन से दूसरे जियोग्राफिकल रीजन में इंटर कर गए हैं गलती से, उसे हम लोग कहते हैं जीन फ्लो। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ सारा जो पिंक कलर का आपको मुट्ठी दिख रही है जिसमें से, और यहाँ पर सारा येलो कलर का है, तो वो एक जियोग्राफिकल रीजन को छोड़ के किसी कारण बाय चांस गलती से वो एक दूसरे में इंटर कर जाता है, तो इसे हम लोग कहते हैं जीन फ्लो। मतलब उनका एलील फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहा है, जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी था वो फ्रीक्वेंसी नहीं है। अब उसी को हम लोग और डिस्कस करते हैं कि जब ये यहाँ से दूसरे एलील, जब एक एलील दूसरे में आ जाता है तो क्या होगा, हम लोग आगे देखते हैं। इसे हम लोग कहते हैं जीनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है ना, रैंडम चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी from one generation to the next in small population. It can change allele frequencies. Harmful allele may increase in frequency or rare advantage allele may be lost even in large population. Genetic drift can influence frequency of neutral alleles. इससे भी हम लोग एक बहुत ही अच्छे फिगर से समझते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3 तरह के फॉग आपको दिख रहे हैं, एक पिंक कलर का, एक ब्राउन कलर का, और जो तीसरा आप देख रहे हैं वो ग्रीन कलर का। बाय चांस, ना आपकी गलती है ना मेरी गलती है, बाय चांस, जिसे हम लोग बोलते हैं चांस फेनोमेनन। जेनेटिक ड्रिफ्ट को हम लोग चांस फेनोमेनन भी कहते हैं। ना आपकी गलती है ना मेरी गलती है, जंगल में किसी तरह आग लग गया और एक तरह के सारे फॉग मर गए। जैसे आप यहाँ पे दिख रहे हैं कि आपको जो एक टाइप के जो सारे फॉग थे पिंक कलर का वो सारे मर गए, और नेक्स्ट जो पॉपुलेशन आया वो सिर्फ और सिर्फ ये फॉग आपको दिख रहा है ग्रीन कलर का। मतलब पॉपुलेशन से एक तरह का फॉग विलुप्त हो गया है, तो इसे भी हम लोग जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं बटरफ्लाई, इतने ब्यूटीफुल बटरफ्लाई है। यहाँ पर 5 तरह का 5 बटरफ्लाई है ब्लू कलर का, और 4 बटरफ्लाई है पिंक कलर का। बाय चांस ये पिंक वाले मर जाते हैं और एक तरह का ही वो बटरफ्लाई बचते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। सेम फिगर आपको यहाँ पर भी दिख रहा है कि
एक तरह का सारे फॉग मर गए और जो दो तरह का फॉग बचे हैं वो आपको नेक्स्ट जनरेशन में दिख रहे हैं कि ये दो ही तरह के फॉग बचे हुए हैं। इसे हम लोग कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट, मतलब एक तरह बाय चांस किसी वजह से एक तरह का पॉपुलेशन विलुप्त हो गया, वो मर गया, वो लॉस्ट हो गया, और जो नेक्स्ट पॉपुलेशन आ रहा है वो लार्ज पॉपुलेशन में नेचुरल न्यूट्रल एलिल्स आ रहे हैं, वो होते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। वो बाय चांस फेनोमेनन होता है जिसे हम लोग चांस फेनोमेनन भी कहते हैं। तो ये दो तरह का होता है, इसे हम लोग थोड़ा सा और डीपली समझते हैं। इसके दो टाइप्स होते हैं, एक फाउंडर इफेक्ट और एक होता है बोतलनेक इफेक्ट। ये जो डिफिनेशन अगर आपको एग्जाम में आता है तो इसलिए मैं ये दे रखा हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। लेकिन हम लोग समझते हैं कि फाउंडर इफेक्ट और बोटलनेक इफेक्ट होता क्या है। तो फाउंडर इफेक्ट ये होता है कि जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दो तरह का एलील्स आपको दिख रहे हैं, जिसमें से एक खास तरह का जो पॉपुलेशन, पूरे पॉपुलेशन में से एक खास तरह का पॉपुलेशन हम ले लेते हैं जो माइग्रेंट हो गया, जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाके बस गया, पिंक और। लेकिन पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन आफ्टर कपल जनरेशन, एक जनरेशन के बाद जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं एक और दो ही है यहाँ पर, और जो रेड वाले में वो बहुत ज्यादा है। लेकिन जब वो पॉपुलेशन हुआ, जब वो नेक्स्ट जनरेशन बनाए तो एक तरह का ही सिर्फ यहाँ पर आके बच गए, बाई चांस वो किसी तरह से खत्म हो गया। और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये वेलवेट कलर का एक ही पॉपुलेशन बचा हुआ है, ब्लू कलर का एक ही पॉपुलेशन बचा हुआ है, और रेड कलर वाले सारे एक भी नहीं रहे। तो इसे हम लोग कहते हैं फाउंडर इफेक्ट, मतलब वो फाउंडर करे, वो बना रहे हैं। जैसे हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आप अभी इंडिया में, ठीक है, इंडिया का हम कश्मीर वाले लोगों को ले लेते हैं जो काफी गोरे होते हैं। अब वो लोग वहां से चलने स्टार्ट किया, वो सेल करते 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 वो पहुंच गए अफ्रीका में, ठीक है। अब वो अफ्रीका में पहुंच गए और उनका पता चला उनका शिप खराब हो गया, उनका शिप टूट गया। अब वो रिटर्न तो आ नहीं सकते, तो अब यहाँ से जो 5 कश्मीरी गए हुए थे वो अफ्रीका में जाकर रहने लगे। अब जब वो आ नहीं पाए तो वह वहां के ही लोकल के साथ वो मैरिज करके उनका जो नेक्स्ट जनरेशन आया वो सारे वहां पर एक ही तरह का जो प्लेस में वहां पर जाकर जो फाउंडर किए, मतलब वहाँ एक ही तरह के सारे और भी गोरे लोग वहां पर आ गए। क्योंकि कश्मीर में, वहाँ अफ्रीका में आपको पता है वहाँ काले लोग ज्यादा होते हैं। उसका अलग रीजन है कि वहाँ पे विषुवत रेखा में रहते हैं जहाँ पे सूरज का लंबवत पड़ता है, वो हम लोग कभी बाद में देखेंगे उन टॉपिक्स पे। तो एक्चुअली यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पे जो कश्मीरी लोग वहाँ पे जाके बस गए वो वहाँ के फाउंडर हो गए। मतलब वहाँ पे अब जितनी भी पॉपुलेशन आएंगे वो सारे गोरे लोग आएंगे ज्यादातर। तो इसे हम लोग कहते हैं फाउंडर, मतलब वो उसे बना रहे हैं। जैसे टाटा कंपनी का फाउंडर टाटा है, क्या नाम है उनका, JRD टाटा। तो उसी तरह वो फाउंडर है, वो सब बना रहे हैं। और जो बोटलनेक इफेक्ट होता है, बोटलनेक इफेक्ट को हम लोग इस तरह से समझते हैं जिसमें जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है। जैसे ये पेरेंट पॉपुलेशन हो गया, अब पेरेंट पॉपुलेशन में से हम लोग दो थोड़ा पॉपुलेशन ले लिए येलो और ब्लू वाले के, और जो सर्वाइवल हुआ दोनों सर्वाइव कर रहे साथ साथ, और जो नेक्स्ट जनरेशन आया वो दोनों एक साथ, दोनों का पॉपुलेशन एक साथ इंक्रीज हुआ। जो फाउंडर इफेक्ट है उसमें एक का पॉपुलेशन खत्म हो गया, नहीं बचा, और वो नया एक पॉपुलेशन तैयार किया, उससे हम लोग बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट। और जो बोतलनेक इफेक्ट है वो दोनों साथ साथ चलते रहे, जिसे हम लोग कहते हैं बोतलनेक इफेक्ट, जो एक डिफरेंट ओरिजिन्स करता है। और जो बोतलनेक इफेक्ट है वो एक ही ओरिजिन है, वो एक ही ओरिजिन है एक बोतलनेक इफेक्ट का। तो आई होप आप ये समझ गए हैं। और इस चीज को डिस्कवर किया द अमेरिकन साइंटिस्ट सेवल 1930 gave the principle of gene frequency in small population is easy effect of population size and existing of certain species। तो ये भी आप समझ गए होंगे। कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम लोग समझते हैं microbial experiment shows the pre-existing of advantageous mutation when selected will result in observation of new phenotypes. Overview generation that will specialize in natural selection is a process in which heritable variants enabling better survival and enable to reproduce and leave greater number of progenitors. Natural selection can lead to stabilization, directional change,
सॉरी और डिसरप्शन। अच्छा, ये जो ब्रैकेट्स में है वो लिख रखा है, डिसरप्शन का मतलब होता है मोर इंडिविजुअल एक्वायर्ड। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये जो स्टेबलाइजेशन है इसको हम लोग एक बहुत ही अच्छे ग्राफ से समझेंगे वो नेक्स्ट स्लाइड में, लेकिन उससे पहले हम लोग को पढ़ना पड़ेगा हेनरी-बर्ग इक्विलिब्रियम प्रिंसिपल को हम लोग सबसे पहले देखते हैं, हार्वी-इनबर्ग प्रिंसिपल, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो 3 टॉपिक्स आपको देख रहे हैं, स्टेबलाइजेशन, डायरेक्शनल और डिसरप्शन, जिस 3 को हम लोग बाद में देखते हैं, पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। Individual frequency, for example, can be named P, Q, etc. It is diploid. P and Q represent the frequency of allele. यहाँ पे जो आप P and Q, ये क्या है ये आपको बाद में समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। लेकिन तब तक के लिए आप जान लीजिए कि ये जो P और Q है वो रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील को, जो कैपिटल सॉरी जो P है वो A एलील को रिप्रेजेंट करता है और जो Q है वो स्मॉल a एलील को रिप्रेजेंट करता है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ A इंडिविजुअल, जो A इंडिविजुअल है इन ए पॉपुलेशन इज सिंपली P स्क्वायर। जहां भी आपको डबल A दिखे तो मतलब A इंडिविजुअल अगर आपको कहीं पर दिख रहा है पूरे पॉपुलेशन में तो उसको डिनोट कर रहे हैं P स्क्वायर से। दिस इज सिंपली स्टेटेड इन अनदर वे, दैट इज द प्रोबेबिलिटी that can allele A with a frequency of a P appear on both the chromosome of a diploid individual is simply the product of probability, that is P square. Similarly of अगर स्मॉल a है तो उसे Q स्क्वायर से डिनोट कर रहा है, ऑफ a अगर एक स्मॉल और एक कैपिटल है, दैट मीन्स P एंड Q। यहाँ पर पहले आपको बता दिया P मतलब कैपिटल है, Q दैट मीन्स यहाँ पर स्मॉल है। तो अगर यहाँ पर A और A पॉपुलेशन आ रहे हैं तो दैट मीन्स P एंड Q, हेंस P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस इज बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ P प्लस Q होल स्क्वायर। इससे हम लोग समझते हैं जैसे यहाँ आप जो इक्विलिब्रियम थ्योरी है वो ये कहता है कि P प्लस Q दो एलील का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो हमेशा 1 आएगा, और अगर हम दोनों का स्क्वायर कर देते हैं, अगर हम दोनों का स्क्वायर कर देते हैं, इधर भी स्क्वायर और अगर हम इधर भी स्क्वायर कर देते हैं, तो क्या दोनों में कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम P प्लस Q के स्क्वायर करते हैं तो उसका जो फॉर्मूला होता है, जैसे आपको शायद याद होगा, आप लोग बचपन में पढ़े होंगे कि A प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। तो सेम चीज है, अगर हम P प्लस Q स्क्वायर लिखते हैं तो इसका मतलब हो गया P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर, और इधर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। तो ये जो आप यहाँ पे इक्वेशन देख रहे हैं, इसी इक्वेशन को कहते हैं हार्वी-इनबर्ग प्रिंसिपल। उनका प्रिंसिपल ये कहता है कि P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू हमेशा 1 ही होगा। लेकिन अगर बाय चांस ये पूरे इक्वेशन में कुछ भी चेंज आ रहा है, अगर वहां पर 1 नहीं आ रहा है तो दैट मीन्स वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं है। जो P स्क्वायर है वो हेटेरोजाइगस डोमिनेंट होता है, जो Q स्क्वायर है वो होमोजाइगस रिसेसिव होता है, वाइस वर्सा भी हो सकता है, और जो PQ है वो हेटेरोजाइगस होता है, जो हमेशा ही होता है, वो चेंज नहीं हो सकता है। लेकिन P स्क्वायर Q स्क्वायर में आप किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन जो 2PQ है वो हमेशा हेटेरोजाइगस ही होता है। यहाँ पर भी जो चीज मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ये चीज यहाँ पॉइंट वाइज किया हुआ है कि जो A है वो जीन एलील है, जो A है रिप्रेजेंट करता है P को, A रिप्रेजेंट करता है Q को, डबल A रिप्रेजेंट करता है P स्क्वायर को, स्मॉल a रिप्रेजेंट करता है Q स्क्वायर को, एंड A रिप्रेजेंट करता है 2PQ को। Disturbance in genetic equilibrium or Hartree-Inverse equilibrium, that is change of frequency of allele in a population, would be interrupted as a result of this evolution। जब अगर P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1 नहीं है, हमेशा 1 होगा, तब इक्विलिब्रियम कंडीशन में तब कोई प्रॉब्लम नहीं, स्मूथली दुनिया आगे बढ़ रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब स्मूथली चल रहा है। लेकिन अगर P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1 नहीं है, इक्वल टू 1 नहीं है, दैट मीन्स इवोल्यूशन हो रहा है, मतलब इवोल्व हो रहा है वर्ल्ड।
इवोल्व हो रहा है, वो नेचुरल कंडीशन पे नहीं है, वो एक न्यू स्पीसीज को बनाने की और काम कर रहा है, अगर पूरे इक्वल टू 1 नहीं है तो। सेम चीज है यहाँ पर, ग्राफ फिगर, बहुत ही ब्यूटीफुल फिगर आपको दिख रहा है। ये फीमेल बॉडी है, मदर, ये मेल बॉडी है, फादर। यहां से अगर हम गैमेट आ रहा है ए एंड स्मॉल ए, यहां से भी गैमेट आ रहा है ए एंड स्मॉल ए, जो बेबी आएगा वो पी स्क्वायर, पी क्यू एंड क्यू स्क्वायर। दैट मीन्स कैपिटल ए, आपको यहाँ कैपिटल ए दिख रहा है और यहाँ पर भी आपको कैपिटल ए दिख रहा है, तो कैपिटल ए आ गया दोनों मल्टीप्लाई करके। यहाँ है आपका कैपिटल ए और यहाँ पर है आपका स्मॉल ए, दैट मीन्स कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। यहाँ पर है आपको स्मॉल ए, कैपिटल ए, दैट मीन्स स्मॉल ए एंड कैपिटल ए। यहाँ आपको दिख रहा है स्मॉल ए और यहाँ आपको दिख रहा है स्मॉल ए। जब इन दोनों का क्रॉस हुआ तो यहाँ पर आया दोनों स्मॉल है, तो एक आ गया आपका कैपिटल है, एक आ गया आपका स्मॉल है, और ये जो स्मॉल है यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो दो स्मॉल है आपके पास आ गया। तो क्या हुआ, तो अगर हम इसको पहले ही मान चुके थे कि डबल ए को पी स्क्वायर और ये इसको तो हम पी क्यू और ये भी पी क्यू, तो यहाँ पे 2p क्यू हम इसको लिख सकते हैं, और यहाँ पर आ गया डबल ए का मतलब है क्यू स्क्वायर। तो इसका मतलब जो इक्वेशन बनता है वो पी स्क्वायर प्लस 2p क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। तो यही इक्वेशन बन रहा है यहाँ पे, पी स्क्वायर प्लस 2p क्यू प्लस पी स्क्वायर। लेकिन इस इक्वेशन को बनाने से पहले कैसे बना वो इक्वेशन, तो p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। ये हो गया p एंड q, p प्लस q एंड p प्लस q, दोनों p q मतलब इक्वल टू 1। अगर हम दोनों के स्क्वायर करते हैं तो कहाँ से स्क्वायर हुआ, तो p प्लस क्यू एंड p प्लस क्यू, तो ये p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। जब हम इसको एक्सटेंड करते हैं तो यही रिजल्ट आते हैं, p स्क्वायर प्लस 2p क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। तो यही इक्वेशन यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो जब ये नॉर्मल चल रहा है तो दैट मीन्स वो क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, कोई भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दोनों स्मूथली पड़ रहा है। लेकिन जब इक्वल टू 1 नहीं है तो दैट मीन्स इवोल्यूशन हो रहा है। सेम चीज दोबारा यहाँ पर आ गया फिर से, द हेडिबर्ग प्रिंसिपल, जो मैंने अभी आपको बताया सेम चीज है। p फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील a इन द पॉपुलेशन, q एलील पॉपुलेशन और p प्लस q इक्वल टू 1, सेम चीज है। ये एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल यहाँ दे रखा है कि अगर किसी पॉपुलेशन में 200 m एलील्स है जीन पूल में और 800 स्मॉल m एलील्स है तो क्या होगा। तो अगर हम पूरे पॉपुलेशन को 0.2 m मान लेते हैं और इसको 0.8 m मान लेते हैं, बेसिकली मानना नहीं होता है यहाँ पे, इसको आप 1000 से डिवाइड कीजिए। क्यों 1000 से डिवाइड करना है, क्योंकि यहाँ पर 800 प्लस 200, तो टोटल कितने पॉपुलेशन हुए, टोटल 1000 पॉपुलेशन हुए। तो टोटल 1000 में से 200 कैपिटल एम है, तो दैट मीन्स 200 बाई 1000 इज इक्वल टू 0.2, और टोटल पॉपुलेशन में स्मॉल एम है 100, दैट मीन्स 100 बाई 1000, दैट मीन्स यहाँ 0 कट जाता है और एक 0 बचता है तो 0.8 आ जाता है। तो अगर हम इसका मतलब ये हुआ कि 200 प्लस 8000 इज इक्वल टू 1000, दैट मीन्स 0.2 प्लस 0.8 इज इक्वल टू 1, मतलब m प्लस कैपिटल स्मॉल m इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स p प्लस q इज इक्वल टू 1। अगर हम इसी को हम एक्सटेंड करते हैं तो p स्क्वायर यानी 0.2 का स्क्वायर 2pq यानी 02 पहले आ गया, p 0.2 एंड q 0.8 प्लस q स्क्वायर, दैट मीन्स यहाँ 0.8 है तो यहाँ पर 0.8 का स्क्वायर आ जाता है। और जब आप इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो 0.2 का स्क्वायर मतलब 0.04, जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो 0.2 एंड 0.8 दैट मीन्स 0.16, और 0.16 इंटू 2 दैट मीन्स 0.32, और जो यहाँ पर 0.8 का स्क्वायर आपको दिख रहा है दैट मीन्स 8 8 64 और 2 0 पीछे तो 0.64। आप जब तीनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर भी 1 आएगा। तो द हेनरी इनवर्स प्रिंसिपल इज नेवर अचीव इन नेचर बट
इट्स वेरी यूजफुल इन स्टडिंग पॉपुलेशन। और यह जो एग्जाम्पल है, आप सेम एग्जाम्पल यहाँ पर भी दिया हुआ है, आप इस एग्जाम्पल को खुद समझने का कोशिश कीजिए। सेम 360, 480, 100 तीनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1000 बनेगा। आप इसमें से 0.36 जिसको भी 0.48 और 0.16 ले लेते हैं, क्योंकि तीनों का 1000 से डिवाइड करेंगे। 360 बाई 100, 480 बाई 1000, सॉरी 160 बाई 1000, 360 बाई 1000। तो अब जो रिजल्ट आएगा ये हो गया। इस पॉपुलेशन को हम दो हिस्से में डिवाइड करते हैं। क्यों डिवाइड करते हैं? क्योंकि 2PQ, तो 2PQ यानी PQ का दो हिस्सा चाहिए मेरे को, तो 2 से डिवाइड कर दिया 0.24 आ गया, 0.24 आ गया। और दोनों को ऐड करेंगे P स्क्वायर, मतलब तो 0.6 और 0.4 दोनों को ऐड करेंगे तो लास्ट में आएगा। इसको P और Q का अगर हम ऐड करते हैं, P और Q का अगर हम ऐड करते हैं तो कितना होगा? 6, 7, 8, 9, 10 यानी 10 आ रहा है, 10 आ रहा है। तो ये 10 आ रहा है मेरा, और यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। तो ये इधर भी 1000 आ रहा है, इधर भी 1 आ रहा है, तो P प्लस Q इक्वल टू 1। यहाँ पर आपको सेम चीज दिख रहा है, P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस P स्क्वायर इक्वल टू 1000, दोनों तरफ से सेम आ रहा है। जब आप P और Q को बैठाएंगे तो 0.36, 0.48 और 0.16, तब भी आपका पूरे इक्वेशन में 1 आ रहा है। दैट मींस वो इक्विलिब्रियम में है। आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको इस स्लाइड को दोबारा डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर भी आपको सेम फिगर दिख रहा है, 965, 944, 206 एंड 185। जो पॉपुलेशन आ रहा है पैरेंटल फेनोटाइप में 83%, रिकॉम्बिनेंट फेनोटाइप में 17%, तीनों सेम फिगर है। मैं आपको ये एग्जांपल क्लियर कर चुका हूँ। अगर आपको एग्जांपल क्लियर है तो ऑब्वियसली आप इसको भी और इसको दोनों को क्लियर कर लेंगे।